हेलो 10th क्लास। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, डायरी का एक पन्ना, जो कि लिखा है सीताराम सेक्सरिया ने। सीताराम सेक्सरिया, ठीक है। अ, सबसे पहले ये डायरी का एक पन्ना है क्या? डायरी विधा में लिखी हुई एक रचना है। विधा क्या होती है? जैसे हिंदी में गद्य रचनाएं जब हम करते हैं, गद्य यानी जो पैराग्राफ में लिखी जाती है, उसमें हम क्या क्या लिखते हैं? जैसे कहानी हो गया, नाटक हो गया, पत्र हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से होता है डायरी लेखन, यानी अ, डायरी लिखते हैं लोग अपनी डेली लाइफ के बारे में, जो भी घटनाएं या जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि उन्हें ये डायरी में लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये डायरी का ही एक पन्ना है जो सीताराम सेक्सरिया ने लिखा है। और क्योंकि इसमें हमारे देश की आज़ादी से रिलेटेड कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, इसीलिए इसे सिलेबस में रखा गया, ठीक है। अब चैप्टर शुरू करते हैं। इसको इजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको ये चैप्टर इजीली समझ आए। हालांकि ये 3 पेज का है और मैंने इसको शॉर्ट इसलिए नहीं किया है क्योंकि आप इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि चैप्टर में है क्या क्या। इसलिए मैं आपको पॉइंट वाइज नहीं करा रही हूँ। भले आप इनके क्वेश्चन आंसर ना देखें, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देखना। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारी पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। कहने का मतलब, अब देखो ये है कब का? 26 जनवरी 1931। हमें आज़ादी कब मिली थी? 1947 में। मतलब ये 26 जनवरी 1931 में ही हमने 26 जनवरी को आज़ादी का दिन मना लिया। ये ऑलरेडी हमारे जो इतिहास में है वो अमर दिन है, ठीक है। इससे पहले मतलब गत वर्ष पिछले साल भी हमने एक ऐसा ही प्रोग्राम मनाया था 26 जनवरी को, स्वतंत्रता दिवस का। लेकिन वो लोकल लेवल पे था, मतलब बहुत ज़्यादा उसके लिए तैयारी नहीं की थी। लेकिन इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे उतना सबने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। और केवल प्रचार में 2,000 रुपये खर्च किए थे। 1931 में 2,000 रुपये खर्च किए हैं सिर्फ प्रचार करने में, तो सोचो अच्छा खासा खर्चा है ये। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया जाता था। नेक्स्ट देखो, बड़े बाजार। अभी कलकत्ता में एक जगह का नाम है बड़े बाजार। बड़े बाजार में प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई है। मतलब इन्होंने दिन डिसाइड किया 26 जनवरी, जब हम स्वतंत्रता का, कि ऐसा मान के कि हम स्वतंत्रता ले ही लेंगे, स्वतंत्रता शपथ पढ़ेंगे। इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे थे ये लोग, ठीक है। और इन लोगों ने घर अपने कैसे सजाए थे कि मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो, क्योंकि मिली नहीं है, मिली तो कब थी? 1947 में। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उल्लास, उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लॉरियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। अब देखो, अंग्रेजी जो सेना थी, जो पुलिस थे, वो जगह जगह पर गश्त लगाए हुए थे, और अपनी मोटर लॉरियों से यानी अपनी गाड़ियों से प्रदर्शन जो दे रहे थे लोग, उनको देख रहे थे कि क्या क्या चल रहा है। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। लारियां होती है क्या? मोटर गाड़ी होती है। अ, तो ये शहर में घुमाई जा रही थी ताकि जगह जगह देखा जा सके कि क्या क्या हो रहा है, नजर रखी जा सके। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया था। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि जो सारी पुलिस है इसको किस काम में लगा दिया? कि वो हिंदुस्तानियों पर नजर नजर रखे, जो ये सेलिब्रेशन आज मनाने वाली है। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों में पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था, कि सुबह से इकट्ठे हो गए थे कि कोई भी वहां पर इकट्ठा ना हो पाए, ठीक है। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। अब देखो, मॉन्यूमेंट के नीचे, मॉन्यूमेंट किस चीज़ का मॉन्यूमेंट है ये नहीं बताया गया, लेकिन एक मॉन्यूमेंट डिसाइड किया गया। मॉन्यूमेंट यानी इमारत है कोई, कलकत्ता में डिसाइड किया गया कि इसके नीचे हम झंडा फहराएंगे, ठीक है। और कहीं कहीं पर
सुबह भोर में यानी सुबह ही झंडा फहरा लिया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया था और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर ना जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई, मतलब जो भी झंडा फहरा रहे थे, और अगर उनको पुलिस देख लेती थी तो वो मारपीट करती थी, उनको हटा देती थी। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर लोगों ने झंडे फहरा लिए थे छुप छुपा के। ठीक है, अब देखो मारपीट हुई और दो चार आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखो यहाँ पे लड़कियां भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। ये लड़ाई है देश की आजादी का, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों ने उसमें भाग लिया, महिलाओं ने भी भाग लिया। ठीक है, वो डरी नहीं इस चीज से कि हम महिलाएं हैं, हमें कोई मार देगा, हमें चोट लग जाएगी, है ना, लेकिन वो भी इक्वली पार्टिसिपेट की और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। अब देखो 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा उत्सव मनाया। ये स्कूल की लड़कियां हैं जिन्होंने अपने स्कूल में झंडारोहण किया। जानकी देवी मदरसा बाजार नारायण आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। ठीक है, समझाया गया कि यह उत्सव हम क्यों मना रहे हैं, क्योंकि हम सबको इकट्ठा होना है और अंग्रेजों के खिलाफ हमें लड़ना है, अपने देश को आज़ादी दिलानी है। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह-जगह फ़ोटो उतारे जा रहे थे, यानी फ़ोटो क्लिक किए जा रहे थे। अपने भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य थे पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था। अब सुभाष बाबू यानी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है यहाँ पर। अब जो ये जुलूस निकालने वाले थे उसका जो सारा दायित्व था, जो पूरा भार था, वो किस पे था? पूर्णदास पर था। यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। स्त्री समाज भी अपनी अपनी तैयारी में लगा था कि वो अपना जुलूस कहाँ से निकालेगा, किस रास्ते से लेके जाएगा और कैसे वो मॉन्यूमेंट के पास पहुंचेगा। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा, क्योंकि सुबह सुबह तो देखो सारी पुलिस एकदम अलर्ट थी कि हम किसी को इकट्ठा नहीं होने देंगे, कोई यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन 1 बजे तक वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, यानी पुलिस अपना रंग नहीं दिखाएगी। पर वह कब रुकने वाली थी, लेकिन पुलिस नहीं रुकने वाली थी। वो भले वहां पे उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर ली थी, वहां से थोड़े इधर उधर हो गए थे, लेकिन उनकी नजर बनी हुई थी कि यहाँ पर कोई भी हिंदुस्तानी इकट्ठा ना होने पाए। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बना कर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। जब से कानून भंग काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। देखो एक कानून बनाया गया कानून भंग का, ठीक है, जिसमें जब भी हमारे हिंदुस्तानी लोग इकट्ठा होते थे या एक जगह होते थे तो उनपे कोई ना कोई धारा लगा के अंदर कर दिया जाता था। ठीक है, तो जब से ये कानून लागू हुआ था ना उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इतने लोग इकट्ठा हुए हो। तो ये पहली बात हो रहा था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1931 को। और ये सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी, कि हम ओपनली चैलेंज कर रहे हैं अंग्रेजों को कि देखो हम इकट्ठा होकर यहाँ पर झंडा फहरा रहे हैं। ये हमारा देश है और हम अपनी आज़ादी को लेकर रहेंगे। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि आमुक आमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। यानी नोटिस क्या निकाला गया था कि अमुक अमुक यानी विभिन्न विभिन्न धाराओं के अनुसार कोई भी सभा नहीं हो सकती। अगर किसी ने भी कोई सभा करने की कोशिश करी तो उसपे कोई कोई धारा लगा के उसको अंदर कर देंगे। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। मतलब सबको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति सभा में भाग नहीं लेगा, अदरवाइज वो भी कौन होगा? दोषी होगा। इधर काउंसिल की तरफ से भी नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4 बजकर 24 मिनट पर, ये टाइम आप याद रखेंगे, 4 बजकर 24 मिनट पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ली जाएगी, कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने भारत देश को आज़ादी दिलाकर रहेंगे और इन इन अंग्रेजों को भगा देंगे यहाँ से।
सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी कि इतना खुला चैलेंज दे दिया कि हम इतने इस टाइम पे इस जगह पे अपनी प्रतिज्ञा पढ़ेंगे, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा, और जो सर्वसाधारण है यानी जो लोकल जनता है उनका उपस्थित हो जाए। मतलब ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। ठीक है, 4:10 पर झंडा कब फहराना है? 24 मिनट पर। और अब आ गए सुभाष चंद्र बोस अपना जुलूस लेकर। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। अब भीड़ इतनी ज्यादा थी कि रोक नहीं सकी प्रॉपर तरीके से। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। अब देखो, सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़े ग्रुप को लेकर बढ़ रहे हैं मॉन्यूमेंट की तरफ। ऐसे में उनको चोट लग जाती है, और उनके जो साथी हैं ज्योतिर्मय गांगुली, वो कहते हैं कि आप साइड हो जाइए, आप इस तरफ आ जाइए। लेकिन सुभाष बाबू ने मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि वो मेन एक पर्सन है जिसके पीछे इतने सारे लोग इतनी हिम्मत के साथ जा रहे हैं। अगर वो उस टाइम साइड हो जाते कि मुझे तो चोट लग गई या मुझे चोट लग जाएगी, मैं साइड हो जाता हूँ, तो जो बाकी लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, उनकी हिम्मत टूट जाती। इसलिए सुभाष बाबू साइड नहीं हुए। उन्होंने क्या बोला कि हमें आगे बढ़ना है। यह सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये, कि कुछ चीजें तो उन्होंने सुनी हुई लिखी है, लेकिन जो सुभाष बाबू थे उनके साथ सीताराम जी का जो फासला था यानी दूरी थी, वो बहुत ज्यादा नहीं थी। मतलब सीताराम जी ने बिल्कुल आमने सामने ये चीजें देखी थी, जो चीजें वहां पर हो रही है, जो उन्होंने लिखी है। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा। मतलब जोर से वंदे मातरम बोलते थे और मॉन्यूमेंट की तरफ चले जा रहे थे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चैटर्जी का फटा हुआ सर देखकर तथा उनका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। मतलब क्षितिज चैटर्जी को इतनी ज्यादा चोट लगी थी, उनके सर से इतना खून बह रहा था कि आंखों से देखा नहीं जा रहा था, आंखें मिच जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी। अब जो स्त्रियां हैं, इधर ये सब हो रहा है, लाठियां चल रही है, लोगों को चोट लग रही है, लेकिन उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट पे चढ़ गई और झंडा भी फहरा रही है और घोषणा पत्र पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे, वे अपने स्थान से लाठियां पढ़ने पर भी नहीं हटते थे। मतलब वो इतनी मजबूती से खड़े थे वहां पर कि लाठियां पड़ रही है फिर भी वो वहीं पर हैं। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया तथा गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब देखो, झंडा फहरा दिया स्त्रियों ने, और इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। और कहाँ लेके गया? लेके गए ये लोग लाल बाजार के लॉकअप में। ठीक है, उधर स्त्रियों ने कुछ जुलूस बनाया और वहां से चली, और कुछ देर बीच में पुलिस ठंडी पड़ी, लेकिन उन्होंने वापस से डंडे चलाना शुरू कर दिया। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। अब पुलिस का क्या काम था कि जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनको इधर उधर कर दें, मतलब छितिर बितिर कर दें, कि वो एक जगह इकट्ठे ना हो। आधे इधर तोड़ना, बेसिकली सबको तोड़ना था, सबकी एकता को तोड़ना था। ठीक है, तो उन्होंने जगह जगह लाठियां चलाई, मारपीट किया लोगों के साथ। और ऐसे ही धर्म तल्ले पर आके जो स्त्रियों का जुलूस था वो भी टूट गया, और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पे बैठ गई कि हम आगे नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, हम यहीं बैठ जाते हैं। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। अब इन लोगों को भी लाल बाजार के लॉकअप में बंद कर दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गई। अब इन लोगों को भी, जो दूसरा ग्रुप था जिसका नेतृत्व कौन करी थी, विमल प्रतिभा, उनको भी बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया। तो वो सारी महिला भी वहीं पर बैठ गई। आसपास बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती रहती थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लॉरी आई और उसको लाल बाजार ले जाया गया। अब जो लोग यहाँ पर भी इकट्ठा होकर बैठे हुए थे उनको भी लॉकअप में बंद कर दिया गया, लाल बाजार के लॉकअप में। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रजलाल गोयका, जो कई दिनों से अपने साथ काम कर रहा था और
तब जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। ठीक है, बृजलाल गोयनका जी भी पकड़े गए। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतनी जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। ठीक है, देखो कितनी मेहनत करी है बृजलाल गोयनका। पहले वंदे मातरम बोलते पहले ये अ, वंदे मातरम बोल के हुए इतनी जोर से मॉन्यूमेंट की तरफ भागे कि अपनी स्पीड से खुद ही गिर गए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा इनको अंग्रेजी पुलिस ने घुड़सवार ने पकड़ा, थोड़ा दूर ले जाके छोड़ दिया, क्योंकि इन लोगों का मोटिव ये था ही नहीं कि पकड़े रखना है। इनका मोटिव ये था बस इन लोगों की हिम्मत तोड़नी है, इनका ग्रुप तोड़ना है, इनको इकट्ठा नहीं होने देना है। तो थोड़ा दूर ले जाके छोड़ दिया, फिर वापस वो स्त्रियों के जुलूस में शामिल हुए और करीब 100-200 लोगों को इकट्ठा करके वो लाल बाजार की तरफ गए और फिर वहां पर भी वो गिरफ्तार हो गए। मदरसा भी पकड़ी गई थी। उससे उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया। अब जिन लोगों को पकड़ा गया और थाने लेके गए, वहां भी थाने में भी उन लोगों को मारा गया कि आगे चलकर ये गलती ये दोबारा ना करे। उनके अंदर डर बैठाने की कोशिश की गई। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। छोड़ क्यों दिया गया? क्योंकि अब दिन तो खत्म हो गया, है ना? रात हो गई और मोटिव क्या था कि दिन में इनको 26 जनवरी के दिन सेलिब्रेशन नहीं करने देना है, इकट्ठा नहीं होने देना है, झंडा नहीं फहराने देना है। जो ये शपथ प्रतिज्ञा पढ़ रहे हैं उसको नहीं पढ़ने देना है। तो जब दिन खत्म हो गया तो रात में सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। अब देखो, स्त्रियां गिरफ्तार हुई, ठीक है, उसके बाद खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ पे भी कुछ बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिनको चोट लगी हुई है। ठीक है, अब डॉक्टर दास गुप्ता है जो उनका इलाज कर रहे हैं और उनकी देख रेख में फोटो उतारे जा रहे थे ताकि हम अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों को बता सके कि देखो क्या क्या सुलूक किया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारे अपने ही देश में। ठीक है, उस समय तक उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुंचे। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग है। मतलब सिर्फ जो हॉस्पिटल पहुंचे जिनको बहुत अत्यधिक चोट लगी होगी वो 160 थे। उसके अलावा जिनको थोड़ी बहुत चोट लगी थी या ऐसी चोट थी जो घर पे ठीक हो सकती है, वो घर चले गए थे। तो वो लोग अलग है। तो सोचो 160 ये और जो घर चले गए उनकी तो कोई गिनती नहीं है। और स्त्रियां कितनी थी? 105 स्त्रियां जो लॉकअप में बंद थी। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता ही नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व था, मतलब पहले कभी नहीं हुआ जो आज हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। मतलब कलकत्ता पे एक कलंक था कि यहाँ पर आज़ादी के लिए कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये वाला इंसिडेंट सामने आया तब लोगों को रियलाइज हुआ कि देश के हर कोने कोने में चाहे कोई गांव हो चाहे कोई कस्बा हो, हर जगह लोग आज़ादी पाने के लिए अपने अपने दम पर बहुत कुछ कर रहे हैं, हर कोई मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन भी भुलाया नहीं जा सकता। जो छोटे-छोटे गाँव में महिलाएँ, स्त्रियाँ, पुरुष सब मिलकर इतने डंडे खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, उसके बाद भी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है? तो ये था पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ये चैप्टर आप 2 बार सुनेंगे, आपके माइंड में ये अपने आप ही आ जाएगा कि हाँ, चैप्टर में क्या-क्या था, क्या-क्या इंसिडेंट्स हुए हैं। तो इन वीडियोज़ को देखते रहें। बाकी इनके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। तब तक आप वीडियोज़ देखते रहें, बाकी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट एवरीवन।